हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम सेनको गोल्ड की। कल डिस्कस करना था बट कल कुछ काम आ गया था मुझे और मैं घर पे नहीं रह पाया, और सारा स्टूडियो सारा सेटअप जो भी है सब घर पे है, तो घर पे नहीं था, वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आज तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ठीक है, इसका बात शुरू करते हैं। सेनको गोल्ड का अगर आपको, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, एक्स पे भी, तो कम्युनिटी पोस्ट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज कुछ भी मैं वहाँ पे पोस्ट नहीं करता हूँ। मुझे अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तभी जाके मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने अपना जो थॉट प्रोसेस है सेनको गोल्ड को लेके, वो मैंने बताया कि एंटायर जो ज्वेलरी सेक्टर है वहाँ पे ग्रोथ है, बट जो सेनको है वो उतना एग्रेसिव नहीं है अपने ग्रोथ को लेके। इट्स नॉट कि मैनेजमेंट एग्रेसिव नहीं है, इट्स कि उनके पास कैपिटल की थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। दे डिडंट हैव इनफ कैपिटल ड्यूरिंग अगस्त स्पेशली, बिकॉज जब अभी मैं अर्निंग्स कॉल सुन रहा था तो मैनेजमेंट ने भी यही कहा, द ओनली थिंग दैट्स दे हैव रियलाइज दैट द ओनली थिंग दैट वाज स्टॉपिंग देम फ्रॉम ग्रोइंग एग्रेसिवली वाज द लैक ऑफ कैपिटल। उसीलिए उन्होंने क्यू किया था। बिकॉज जब ये आईपीओ लाए थे तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस उनको अपना आईपीओ का जो जो अमाउंट रहता है वो कम करना पड़ा था। तो अभी क्यूआईपी इनको ठीक लगा, बिकॉज ठीक है, ये कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, जीएमएल से जो गोल्ड मेटल लोन होता है। बाय द वे Q1 FY25 में भी मैंने सेनको को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो बहुत लोगों का अभी क्वेश्चन आया था कमेंट्स में कि इनको इन्वेंट्री लॉस क्यों हुआ, बिकॉज ये तो हेजिंग करते हैं। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि हेजिंग कैसे करते हैं, गोल्ड मेटल लोन से हेजिंग कैसे होती है, MCX फ्यूचर्स में हेजिंग कैसे होती है, फ्यूचर्स पे जाके बेचते हैं। लेकिन वो आपका ड्यूटी कट को हेज नहीं कर सकता है। तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर वो ड्यूटी कट का होता है तो हेजिंग आपका काम नहीं आएगी उसमें। सो दैट्स वाई जो भी आपका ज्वेलर है, टाइटन हो, कल्याण हो, चाहे वो पीएन हो, सेनको हो, सबको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री लॉस हुआ है, वो उस वजह से हुआ है। तो आपको अगर समझना है गोल्ड मेटल लोन क्या होता है, हेजिंग क्या होती है, स्टडीड रेशियो क्या होता है, या फिर यही कि जो मैंने अभी ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सब क्या होता है हेजिंग की वजह से, हेजिंग के बावजूद भी क्यों इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ, तो वो सब मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इस वीडियो से पहले आप वो देखना, आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप इस वीडियो पे आएंगे। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सेनको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे, बहुत अच्छे भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे है। डाउन साइड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से नहीं लग रहा है, बट वो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं तो 10 15 20% का फॉल आपको डराना नहीं चाहिए, अनटिल अनलेस आपका कोई कंपनी में ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ है जिससे आपको अब लग रहा है कि ओ अर्निंग्स पे अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं हुआ है, और डाउन साइड काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड लग रहा है। अभी का करंट प्राइस आई एम नॉट रियली वेरी श्योर, एक बार देख लेते हैं अभी का करंट प्राइस कितना है सेनको का। इट्स अराउंड 1153। और आपको अगर मैं बताऊं, जो अभी क्यू हुआ था, आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे क्यू का रिजल्ट कहीं जो, या फिर उसका जो आउटकम आया। क्यू बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है। वहाँ पे कंपनी कहती है ओके, लोन लेने से अच्छा है कि हम अपनी इक्विटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जाके बेचते हैं। तो हम जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करते हैं किसी क्यूआईपी को, तो हमें पता चलता है कि किस प्राइस पे किया है। ऑब्वियसली वो तो कंपनी स्टार्टिंग में ही कहती है कि क्यूआईपी हम इस प्राइस पे ला रहे हैं। तो ये किस प्राइस पे क्यूआईपी लाए थे, 1125 के। करंटली प्राइस क्या है, 1153, तो ऑलमोस्ट प्राइस सेम है। तो अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, डिस्कशन बाद में करेंगे इसका, लेकिन ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपको मेरा एक टेक पता चले, क्योंकि मेरे को क्यों सेनको अभी इस टाइम पे पसंद आ रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये उन इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको दिखेंगे, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी आपको दिख रहे हैं, तो टाटा के ही सिर्फ आप देखेंगे तो 14.49% का सब्सक्रिप्शन इनको मिला है। इस टेबल में जितने भी आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं वो वही हैं जिन्होंने एटलीस्ट 500 करोड़ का क्यूआईपी किया था इन्होंने। तो 5% से ज़्यादा जिन्होंने स्टेक खरीदा है वो आपको मिलेंगे, और 1125 के प्राइस पे खरीदा है। तो आप एक सेकंड के लिए सोचो, बिजनेस मॉडल वो सब आप साइड में रखो। इतनी बड़े बड़े आपको हाउसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, टाटा हो गया, फिर ICICI प्रूडेंशियल हो गया, बोफा सिक्योरिटीज़, बैंक ऑफ अमेरिका, सुंदरम, और बैंक ऑफ इंडिया, बाकी बंधन, ये सब आप तो ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो अगर ये 5% से ज़्यादा इन्होंने ईच ने
हर एक इंस्टीट्यूशन ने एटलीस्ट 5% स्टेक खरीदा है सेनको गोल्ड का एट द प्राइस ऑफ 1125 रुपीज़। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार इनको पता रहता है हमसे ज़्यादा ऑब्वियसली ये जो इंस्टीट्यूशनल हाउसेस हैं इनको पता है कि क्या डिमांड है, क्या मैनेजमेंट के प्लान्स हैं। वो पूरा 1-to-1 मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि आप कैसे प्लान है, तभी तो वो सब्सक्राइब करेंगे। तो वो भी ऑलमोस्ट सेम मार्केट प्राइस पे भी सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से डाउन साइड तो कम है। बाकी अभी हम डिस्कशन पे आते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है वैल्यूशंस इसीलिए भी शायद इसके कम हैं बिकॉज उतना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रो नहीं कर पा रहा है ये। इट्स जस्ट बिकॉज आई रीज़न मुझे नहीं पता, बट मैनेजमेंट ये कह रहा है कि इट वाज द लैक ऑफ कैपिटल। जैसे इन्होंने कहा कि अगस्त में हमको रियलाइज़ हुआ दैट वी डिडंट हैव इनफ कैपिटल, द ओनली थिंग दैट वाज स्टॉपिंग अस फ्रॉम ग्रोइंग वाज द लैक ऑफ कैपिटल। इसीलिए उन्होंने 500 करोड़ का QIP किया। 500 करोड़ का ही क्यों किया वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा डिस्कशन जब हम करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो कि की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं अभी। शोरूम एक्सपेंशन आप देख रहे हैं। कंपनी कोको मॉडल भी फॉलो करती है और फोको मॉडल भी फॉलो करती है और फोफो मॉडल भी फॉलो करती है। फोको में तो बहुत कम है। होता क्या है, कोको मीन्स कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। कंपनी ही उन स्टोर्स को ओन करती है और कंपनी ही उन स्टोर्स को ऑपरेट भी करती है। दूसरा मॉडल है कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फोको मॉडल। तो वो तो बहुत कम है। आई थिंक 2 या 3 स्टोर्स ऐसे हैं, आपको दिख रहा होगा नीचे, फ्रेंचाइजी इज़ ऑन फोफो मॉडल। जो शोरूम एक्सपेंशन के नीचे वाले जो फर्स्ट ग्राफ है उसके नीचे लिखा है फ्रेंचाइजी इज़ ऑन फोफो मॉडल इंक्लूड्स 2 फोको, मीन्स फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। फ्रेंचाइजी उनको ओन करता है, कंपनी लेकिन उनको ऑपरेट करती है। और थर्ड से ये तो 2 ही स्टोर्स हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया। मेजरली क्या है, कोको कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड और फोफो फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड जो स्टोर्स हैं वो मेजरली आपके बड़े सिटीज़ में हैं। और फिर Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में ये फ्रेंचाइजीज़ को देते, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे बेचते हैं। उनको ये गोल्ड स्टार्टिंग में बेच देते हैं, फिर वो सेकेंडरी सेल्स करते हैं हम जैसे कस्टमर्स को जो फ्रेंचाइजी होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। आप अब एक चीज़ देखेंगे अपनी स्क्रीन पे कि 159 से 166 ही स्टोर्स हुए हैं H1FY25 में। बहुत ज़्यादा मतलब कोई एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं मेरे को नज़र आया सेनको गोल्ड में। मे बी आगे करें बिकॉज नाउ दे हैव द कैपिटल, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है। जिस हिसाब से कल्याण का आप देखेंगे 30 से अबव % से ग्रो कर रहा है इतना बड़ा कंपनी होके। फिर टाइटन का आप देखेंगे वो भी 27%, तो उसने भी ग्रो किया है। और वो भी उसका बेस तो लाइक आप सबको पता है कितने बड़े बेस पे वो अगर 27% ग्रो कर रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते थे कि सेनको ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता। नहीं किया, अब दैट्स द फैक्ट, वी हैव टू लिव विद इट। बट वैल्यूशंस डिसेंट लग रहे हैं इस टाइम पे। रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे तो टोटल ग्रोथ कितना है, अगर H1FY25 का मैं बताऊं, सेकंड ग्राफ में डिस्कस कर रहा हूं, उसमें से भी लास्ट में आप देखेंगे H1FY25 का फिगर डिस्कस कर रहा हूं। तो ग्रोथ कंपनी का आया है अगर दोनों Q1 और Q2 को मिला के होता है H1FY25, तो 19% का ग्रोथ आया है। और उसमें से भी 12% का आया है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG जिसे हम कहते हैं। तो कंपनी का यही रहता है हमेशा कि जो 60 to 70% किसी भी क्वार्टर में किसी भी पीरियड में जो ग्रोथ आता है वो एग्जिस्टिंग स्टोर से आता है, जिसे हम कहते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और जो बाकी का ग्रोथ 30% जो ग्रोथ बचता है वो आता है जो उन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं, जो रिसेंटली इन्होंने स्टोर्स खोले हैं, तो वहाँ से आता है। ठीक है, स्टडीड रेशियो देखते हैं कितना हुआ है, 11% पे ही है अभी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इनका गाइडेंस रहता है कि 15% तक लेके जाएंगे। अब स्टडीड रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, स्टडीड रेशियो का इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। उसमें आप डायमंड लगाएं, प्लैटिनम लगाएं या कोई भी स्टोन लगाएं, तो उसमें अगर आप लेट्स से 1 लाख का स्टोन लगा रहे हैं, किसी डायमंड ज्वेलरी में 1 लाख का स्टोन लगा रहे हैं, तो डायमंड में तो आपका मार्जिन होता नहीं है। डायमंड कितना आप मेकिंग चार्जेस भी कितना ले लेंगे, तो हार्डली 15 to 16% इस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट EBITDA मार्जिन्स, फॉरगेट अबाउट पैट मार्जिन्स। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रॉस मार्जिन्स की, जिसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट को हटा के जो भी हमारे पास बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 15 और 16% बचता है। तो ऑब्वियसली इसको आपको अगर हाई लेके जाना है, आपको अपने मार्जिन्स को हाई लेके जाना है, तो आपको स्टडेड ज्वेलरी बेचनी पड़ती है। तो आप उसमें अगर 1 लाख एडिशनल आप लेट्स से डायमंड का आपने लगाया, 2 लाख का लगाया, लेट्स से आपने किसी गोल्ड ज्वेलरी पे आपने एक डायमंड का पीस लगाया, स्टोन लगाया 2 लाख का, बट आप उसको 4 लाख में भी बेच सकते हैं बिकॉज नो बडी नोज द एक्चुअल प्राइस। वो डिज़ाइन के हिसाब से रहेगा,
बिकॉज़ इनके पास बहुत अच्छे कारीगर्स हैं। एक तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात इस कंपनी के लिए ये है बिकॉज़ बंगाल बेस्ड है, ईस्ट में इसका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और वहाँ पे कारीगर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जिस हिसाब से डिज़ाइंस बनाएंगे उस हिसाब से प्राइसिंग बहुत अच्छा रख सकते हैं स्टडेड ज्वेलरी में। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टडेड ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है टू योर ओवरऑल रेवेन्यूज़। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, ये आपको देखना है। बाकी एवरेज सेल्स प्राइस आप देखोगे तो वो भी बढ़ रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इस बार ही अच्छे से बढ़ा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे को दिख नहीं रहा है। बाकी एवरेज टिकट वैल्यू भी आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एवरेज सेल्स प्राइस मतलब ये ज्वेलरी का होता है एवरेज सेल्स प्राइस, और एवरेज टिकट वैल्यू होता है एक कस्टमर का कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। वो भी बढ़ा है, एवरेज टिकट वैल्यू भी बढ़ा है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्री डेज आपको थोड़ा हाई लगेगा, लास्ट वाला जो फिगर है 168 पे इनका इन्वेंट्री डेज चला गया है, बट ये आप समझो कि सितंबर 24 तक का ये बैलेंस शीट के इन्वेंट्री डेज बता रहा है। और आपको पता होगा कि उसके बाद दिवाली आई और ये सब हुआ, फिर पूरा फेस्टिवल सीजन के लिए जब आपको प्रिपेयर एडवांस में करना होता है, दैट्स वाई इन्वेंट्री आपका बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑलराइट, अभी हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। थोड़ा ये लेंदी हो सकता है समझने के लिए, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही समझाऊँ। गोल्ड सोर्सिंग में देखते हैं, इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने Q1 FY25 में भी डिस्कस करी है। वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फटाफट बताता हूँ। तो गोल्ड सोर्सिंग में देखो, जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें भी H1 FY25 का मैं बताऊंगा। हर ग्राफ में मैं H1 FY25 का बताऊंगा, FY22 FY23 FY24 को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो अब देखो कि ये गोल्ड को सोर्स कैसे करते हैं, राइट। तो GML से करते हैं ये 46%, जिसको हम गोल्ड मेटल लोन कहेंगे, जो आप बैंक से खरीदते हैं। 30% ये खरीदते हैं ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज से। तो कंपनी का ये भी जो इन्होंने सिस्टम बैठा रखा है अपना, कि आप चाहे टाइटन से गोल्ड लेके आओ, कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, चाहे आप कल्याण से लेके आओ, थंगम से लेके आओ, PN गडगिल से लेके आओ, या फिर किसी लोकल ज्वेलर से भी आप लेके आ रहे हैं, एज लॉन्ग एज द क्वालिटी इज़ देयर, तो ये गोल्ड रिप्लेस करके जो भी है, तो गोल्ड रिप्लेसमेंट से भी ये गोल्ड सोर्स करते हैं, राइट। ठीक है, अब ट्रेडिंग में भी करते हैं ये रेडीमेड गोल्ड जो हो गया, और बुलियन डीलर से भी करते हैं, तो वो आपको दिख रहा होगा कितना कितना परसेंट किससे करते हैं। ठीक है, सेकंड ग्राफ पे हम आते हैं, गोल्ड मेटल लोन एज परसेंट ऑफ टोटल बोरोविंग्स। तो ऑब्वियसली गोल्ड मेटल लोन भी इनका बोरोविंग का ही हिस्सा हुआ, क्योंकि गोल्ड मेटल लोन से ही ये गोल्ड लिटरली गोल्ड मेटल को बोरो कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्ड मेटल लोन। तो 62% सिर्फ अगर गोल्ड मेटल लोन की मैं बात करूं तो एज अ परसेंट ऑफ टोटल बोरोविंग में GML इज़ 62%, फिर कैश क्रेडिट 38% है, बाकी अदर्स आर लाइक 0.2%। ठीक है, देख सकते हो, कोई मेजर इंसाइट नहीं है मेरे पास देने के लिए। ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स आप देखें, ब्लेंडेड बोरोविंग कॉस्ट पर एनम आप देखेंगे थर्ड ग्राफ, तो भी आप देख सकते हैं कि GML से जब ये गोल्ड सोर्स करते हैं तो इनको 3.1% का देना पड़ता है, जो इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग हो गया या फिर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग हो गया। बाकी कैश क्रेडिट से जब ये गोल्ड उठाते हैं तो इनको 9.6% का कॉस्ट पड़ता है, और ब्लेंडेड आप देखेंगे तो 5.7 का पड़ता है। तो इसीलिए जो जितनी भी कंपनीज हैं ये इस तरफ जा रही हैं, GML की तरफ। तो GML की तरफ जब आप जाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम पड़ता है, और ये भी एक रीज़न है कि आप जब सुनते हैं ज्वेलरी सेक्टर में कि जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ, और ये कंपनीज बहुत मेजर बेनिफिशियरीज हैं इस शिफ्ट की। तो आपको कोई भी इंडस्ट्री में जब आप जा रहे हैं ना, और आपको ये दिखने को मिलता है कि जो पूरा शिफ्ट हो रहा है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, तो वहाँ पे पैसा भी बहुत बनता है। लेकिन वो शिफ्ट ऐसा नहीं है कि आपको कोई कह रहा है शिफ्ट हो रहा है, वो आपको दिखना भी चाहिए कि शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि MDF में वो शिफ्ट होता है, MDF में वो शिफ्ट होता है, लेकिन आप समझो ये जो टाइल्स हैं, प्लाईवुड है, MDF है, लेमिनेट्स हैं, इसमें हमेशा एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी सालों तक एटलीस्ट इसमें जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक रहेंगे। ऐसा नहीं है वो चले जाएंगे, तो वो नैरेटिव वहाँ पे मेरे को उतना वैलिड नहीं लगता है। लेकिन गोल्ड में तो लगता है कि अगर आप गोल्ड ले रहे हैं इट्स अ बिग डील, तो आप ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे अनटिल अनलेस आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अवॉइड करेंगे लोकल ज्वेलर से लेना, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट देयर क्वालिटी। फाइनेंस कॉस्ट भी आप देख सकते हैं पॉज करके, ये सब आप बाकी पॉज करके देख सकते हैं। कैपिटल गियरिंग का मैं आपको लास्ट वाला जो ग्राफ है वो बता देता हूँ, H125 का बताता हूँ उसमें भी। तो TOL मतलब होता है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, जिसमें बोरोविंग नीचे लिखा हुआ है, बोरोविंग, ट्रेड पेबल एंड कस्टमर एडवांसेज
आता है। टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ मतलब लाइबिलिटीज़ मतलब आपके पास कितना उधार है एक तरीके से। तो टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग मतलब करंट आपके पास कितना है, एंड डिवाइडेड बाई TNW। TNW मीन्स टोटल नेट वर्थ। तो आप देखेंगे अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ मतलब आपको कितना उधार अभी चुकाना है करंट में, उसको आप डिवाइड करेंगे आपकी टोटल नेट वर्थ से, तो आपको 1.7 टाइम्स ज़्यादा दिखेगी बोरोइंग्स। वही चीज़ यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखी है H1FY25 में। कैपिटल गियरिंग के ग्राफ में, लास्ट वाले ग्राफ में, उसमें से भी लास्ट वाला जो सेक्शन है H1FY25 का। बाकी डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो ये है ग्रॉस डेट, ग्रॉस डेट जितना आपके पास एक्चुअल डेट है तो वो है 1.1। लेकिन आप नेट डेट टू इक्विटी देखेंगे, नेट डेट और ग्रॉस डेट में क्या फ़र्क होता है। नेट डेट में ग्रॉस डेट तो आपके पास एक्चुअल डेट है, लेकिन फिर बैंक के कंपनी के पास अपना कुछ कैश भी पड़ा होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसे हम कहते हैं। तो जब आप ग्रॉस डेट में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करते हैं तो आपका नेट डेट आता है। ठीक है, तो नेट डेट और इक्विटी को हम डिवाइड करेंगे तो वो 0.8% का बैठ रहा है। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी Q2 और H1FY25 की उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। मैं H1FY25 को बताऊंगा, राइट साइड वाले जो 3 ग्राफ है मैं उनको डिस्कस करता हूँ, Q2 को आप खुद ही देख लीजिएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे, अगर H1 की हम पूरी बात करते हैं तो 18.5% से बड़ा है। नॉट बैड बट अच्छा नहीं है। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बिकॉज छोटा बेस है तो कंपनी शुड हैव डन रियली बेटर। एबिटा आप देखेंगे तो ठीक है, एबिटा में नो कंप्लेंट्स, 50% से गेन किया है। पैट भी आप देखेंगे 60% से गेन किया है, वो भी जब इनको इन्वेंट्री लॉस करा इन्होंने 30 CR का। इनका कहना है कि 60 CR का इनका इन्वेंट्री लॉस होगा, जो भी ये ड्यूटी कट हुआ उसके वजह से 60 करोड़ का। आपको समझना है रीज़न तो वो पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो 60 करोड़ का इनका आप कह सकते हैं 59 पॉइंट समथिंग, बट मैं 60 करोड़ मान रहा हूँ। 60 करोड़ का इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ है, तो वो ऑब्वियसली इनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो 30 CR का इन्होंने Q2 में ले लिया है और Q3 और Q4 में मिल के ये बाकी 30 CR के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि यार ये गोल्ड जो भी गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट करी थी उसके वजह से जो इन्वेंट्री लॉस हुआ है तो ये तो नुकसान हो गया कंपनी को, ये तो बहुत क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने। तो आपको ये चीज़ समझनी है, इट्स अ ट्रेड ऑफ। कंपनी का इन्वेंट्री लॉस हुआ है बट उसका एक फ़ायदा भी हुआ है, बिकॉज जब ड्यूटी कट हुआ तो डिमांड बढ़ गया गोल्ड का, तो सेल्स में जितना ग्रोथ आया उससे बहुत कम है इन्वेंट्री लॉस। तो अगर कट टू कट हम बात करते हुए हैं तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को बेनिफिट हुआ, इवन दो इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं बट सेल्स इतना बढ़ गया कि इट इज़ वेरी मच कॉम्पनसेटिंग द इन्वेंट्री लॉस। वो भी आपको देखना है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ बताने को है नहीं। ग्रॉस मार्जिन्स में अगर, हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड में, इसमें भी एक ही स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। जो बीच वाला है ऑपरेशनल मार्जिन्स, आप देखो इनका गाइडेंस रहता है कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबिटा मार्जिन्स या फिर पैट मार्जिन्स, जो इनका ग्रॉस मार्जिन है वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक गाइडेंस रहता है कि 15 to 16% हम ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन करेंगे। तो FY22 में जो बीच वाला जो ग्राफ है ऑपरेशनल मार्जिन्स में, टॉप में जो मिडिल वाला ग्राफ है उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट मेंटेन हुए थे, लेकिन H1FY25 में वो मार्जिन्स में थोड़ा हिट आया है। बट कंपनी का कहना है कि हम जब गाइडेंस देते हैं वो हम 1 साल के लिए देते हैं। तो अगर किसी क्वार्टर में 15 के नीचे आ गई आपके मार्जिन तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर पूरे ईयर एंड में आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से रहता है। तो पिछले 3 सालों से तो 15 to 16% का जो मार्जिन गाइडेंस है उसी में ही कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो इस बार भी हम होपफुल कि आगे जाके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं, 30 बेसिस पॉइंट्स नीचे आए हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डील। एबिटा में हम देखेंगे तो एबिटा लगातार कम हो रहा है, बट एबिटा कम क्यों हुआ है आपको दिख रहा है यहाँ पे 8.2 था FY22 में, FY23 में वो 7.8 हो गया, FY24 में वो 7.2 हुआ, और अभी H1FY25 में तो हद हो गई है, 5.5 पे आ गया। बट अगेन मैंने उसका रीज़न डिस्कस किया है, 30 करोड़ का इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ था। तो जब आप इन्वेंट्री लॉस नीचे अकाउंट करेंगे तो आपका जो मार्जिन है वो एकदम हिट तो उसमें आएगा, बट आपका सेल्स इतना ज़्यादा है कि वो मार्जिन आपका कम हुआ भी है तब भी आपका पैसा बचा है, मोटा माटी आपने कमाया ही है। तो ये रहे इसके स्लाइड्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलती है मैं बताता हूँ, लेकिन अभी डिस्कशन बहुत बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मिस मत कीजिएगा इसको। तो अगेन रिडक्शन ऑफ गोल्ड ड्यूटी लेड टू डिमांड, ये हम सबको पता है, ये सब जब से हुआ जुलाई के जब ये बजट आया था तो उसके बाद से डिमांड में बहुत ज़्यादा पुश था। ओके, लेकिन अभी इनका क्या रहता है कि Q2 इज़ जनरली अ वीक क्वार्टर फॉर ज्वेलरी कंपनीज, सेनको के लिए भी, लेकिन Q2 इस बारी बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक तो इलेक्शन के टाइम पे जो
सेल्स सप्रेस हुई थी, फिर उसके बाद ड्यूटी कट हुआ, तो Q2 तो Q1 से भी अच्छा रह गया इस बार। और Q1 में आप नोटिस करेंगे तो अक्षय तृतीया था, तो फिर भी Q2 इनका काफ़ी अच्छा था। और इससे भी अच्छी बात वाई आई थिंक कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे है, तो आप देखेंगे ना, तो इनका सेल आई थिंक सितंबर 2023 में, सॉरी दिसंबर 2023 में, अरे यार कहाँ गया, एक सेकेंड, यस, दिसंबर 2023 में इनका सेल था 1651 सीआर का, राइट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर रहा होगा पिछले साल, उनका सेल था 1651 करोड़ का। और इस बार ही मैनेजमेंट ने जब अर्निंग्स कॉल किया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ अक्टूबर में ही हमारा जो सेल था वो 1000 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो ऑब्वियसली जो ये पिछला Q3 रहा होगा FY24 का, और इस बार जो Q3 का रिजल्ट आएगा जैन फेब में जब भी आता है, तो काफ़ी अच्छा मेरे को ग्रोथ लगता है, क्योंकि पिछले बार सिर्फ 600 करोड़ इन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कमाया था, और इस बारी सिर्फ अक्टूबर में ही ये 1000 करोड़ का सेल क्रॉस कर गए हैं। तो नवंबर और दिसंबर में तो इनको सिर्फ ये अगर 1000 मिल के भी करते हैं तो अच्छा खासा 2000 करोड़ हो जाएगा, 1600 से सीधा 2000 करोड़। देखना पड़ेगा कैसे रहेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहने वाला है Q3 में, मेरे को ऐसा लगता है। ये पर्सनल ओपिनियन है, टेक इट एज दैट ओनली। बाकी बाकी ये तो ये चीज़ें आपको पता है कि जब गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है, बढ़ता है, तो भले ही आपका जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन आपके वॉल्यूम्स डिक्लाइन होते हैं। क्यों क्यों होता है? बेसिक बेसिक फंडामेंटल है यहाँ पे कि इंडिया में आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट से समझनी है। इंडिया में क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं लाइक सेनको गोल्ड या फिर टाइटन, थंगम ऑयल, कोई भी कंपनी है, वो जब गोल्ड खरीदती है, चाहे वो गोल्ड मेटल लोन से खरीदे, चाहे किसी भी सोर्सिंग से, बुलियन डीलर से खरीदे, चाहे वो कहीं से भी गोल्ड खरीदे, तो वो वॉल्यूम में खरीदती है, टनेज में खरीदती है, राइट। लेकिन जो कस्टमर गोल्ड खरीदता है वो टनेज में नहीं खरीदता है। उसको नहीं पता होता है कि यार 20 ग्राम मेरे को गोल्ड चाहिए, मेरे को 30 ग्राम गोल्ड, 30 ग्राम्स गोल्ड चाहिए, 20 ग्राम्स चाहिए। उसको रहता है कि ओके आई हैव अ बजट ऑफ 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ में जो भी ज्वेलरी आती है मैं खरीद के घर पे जाऊँगा, चाहे उसमें 10 ग्राम की ज्वेलरी आए, चाहे 20 ग्राम्स की आए, चाहे 30 ग्राम्स की आए, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है वॉल्यूम से। तो आपको ये चीज़ भी समझनी है इसमें। अब ये आई एम प्रेटी श्योर ये बहुत लोग बोलते हैं, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। लेकिन H1 में अगर मैं बात करूँ, तो वॉल्यूम और वैल्यू का गेम आप समझो कैसा होता है। तो वैल्यू तो मैंने आपको बताया क्या होता है, प्राइसिंग मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स को हम वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे कह सकते हैं। प्राइसिंग तो हमको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू की भी बात करूँगा, लेकिन पहले वॉल्यूम ग्रोथ को समझते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ता है गोल्ड प्राइसेस के ऊपर जाने का, उस आप इस फिगर से समझेंगे। तो वॉल्यूम ग्रोथ फॉर गोल्ड इन H1, मतलब Q1 और Q2 को मिला के, वॉज जस्ट 1%। वॉल्यूम सिर्फ 1% से इंक्रीज किया है कंपनी ने। अगर पिछले H1 FY24 में अगर कंपनी ने लेट्स से 10 टन का गोल्ड बेचा था, 10 टन्स का गोल्ड बेचा था, तो इस बार सिर्फ 1% ज़्यादा बेचा है 10 टन से। कोई हार्डली एनी ग्रोथ इन वॉल्यूम। और डायमंड की अगर मैं बात करूं तो -8% का वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ तो है भी नहीं, डी ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर मैं वैल्यू ग्रोथ की बात करूं, तो वैल्यू ग्रोथ 22% इन गोल्ड, जहाँ पे सिर्फ 1% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है गोल्ड में, वैल्यू ग्रोथ हुआ है 22% का। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक, जो इसमें प्राइस हो इंक्रीज अप्रिसिएशन हो रहा है गोल्ड में, इस वजह से वॉल्यूम ग्रोथ तो आपका नहीं आ रहा है, लेकिन आपका वैल्यू ग्रोथ फिर भी आ रहा है, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज नाउ बीइंग सोल्ड एट अ मच हायर प्राइस। ये आपको ध्यान देना है। और डायमंड में जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ -8% था, वहाँ पे वैल्यू ग्रोथ फिर भी इन्होंने रजिस्टर किया है, दैट वॉज ऑफ 3%। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके ओके। बाकी इनका जो गोल्ड एक्सचेंज वाला जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 62% ऑफ ओल्ड गोल्ड जो होता है दैट कम्स फ्रॉम नॉन सेंको सोर्सेज, मतलब चाहे वो टाइटन से आए, चाहे वो लोकल ज्वेलर से आए, चाहे वो कल्याण से आए, कहीं से भी आए, तो यहाँ से भी इनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। गाइडेंस की मैं बात करता हूँ। गाइडेंस क्या है? 18% का गाइडेंस है। अगेन कम्युनिटी पोस्ट आप प्लीज़ फॉलो करा करें उसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालता हूँ मैं, फालतू बकवास वहाँ पे नहीं करता हूँ मैं। तो अगर कुछ पोस्ट किया है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसका मतलब कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, बिकॉज क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा मैं वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का मेरा एक ही तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का, वो तो एक तो वीडियोज़ है और दूसरा कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है। तो गाइडेंस आप देखें, 18% ग्रोथ का इनका गाइडेंस है।
पहले भी था, अभी भी है। मेरे को लगता है थोड़ा कंज़र्वेटिव साइड में है, और मैनेजमेंट का कहना भी ये है कि हम सिर्फ कंज़र्वेटिव साइड में गाइडेंस दे रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू सरप्राइज़ आवर इन्वेस्टर्स, तो उस हिसाब से भी देखना है। दूसरा, कंपनी का पहले भी ये कहना था कि हम चाह रहे थे कि जो हमारा टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, वो तो हमारा 18% से ग्रो करेगा, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ इट। लेकिन जो हमारा बॉटम लाइन है, वो भी हम एबिटा, बेसिकली नॉट द एग्जैक्ट बॉटम लाइन, बट जो एबिटा है वो हमारा ये चाह रहे थे कि 15 to 18% से एटलीस्ट ग्रो करे। बट वो अब प्रॉब्लम आएगा बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लॉस, वो सब मैंने आपको बताया। ठीक है। ठीक है। अभी अभी इन्होंने क्यू आई पी क्यों किया, आपको ये समझना पड़ेगा। क्यू आई पी इन्होंने क्यों किया, वो भी 500 करोड़ का क्यों किया। तो अब एक चीज़, एक फिगर आप समझो कि मार्च 2023 में, आज से एक साल पहले, एक साल क्या, अब तो 1.5 साल हो गया, मार्च 2023 में इनके पास 1877 करोड़ का इन्वेंट्री था। उसमें से भी 1400 करोड़ का गोल्ड का इन्वेंट्री था, बाकी जो रिमेनिंग 400 करोड़ का, 477 करोड़ का था, वो था डायमंड और प्लैटिनम का इन्वेंट्री। तो उसको हम साइड रखते हैं, खाली गोल्ड इन्वेंट्री की बात करते हैं जो 1400 करोड़ की थी। अब क्या हुआ, मार्च 2023 से और आज की डेट में जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, दे हैव इंक्रीज्ड बाय 25%। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, और इसीलिए बताई थी कि जो ये जो डीलर्स हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज हैं, ये वॉल्यूम में गोल्ड खरीदती हैं, एंड दे हैव टू मेंटेन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री, नॉट सर्टेन प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि 1400 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है या फिर 1800 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है। इन्वेंट्री का तो वैल्यू ऑब्वियसली रोज़ रोज़ चेंज होगा, जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस चेंज होते हैं। तो ये करते हैं कि हमारा इतना वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, कि इतना वॉल्यूम हमारे पास, लेट्स से 5 टन्स हमारे पास गोल्ड होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से ये वॉल्यूम अपना रखते हैं मेंटेन। तो मार्च 2023 में इनके पास 1400 करोड़ का गोल्ड पड़ा हुआ था। तो उसके बाद 25% इंक्रीज़ आया एक साल में। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो वॉल्यूम है, उनको अब सेम वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए 25% ज़्यादा गोल्ड खरीदना पड़ेगा। बेसिक, बहुत सिंपल, फिर से समझो, अब मैं देख के बता दूं ताकि फिगर मिस ना हो जाए। गोल्ड वॉज 1407 सी आर इनके पास, मैं उसको 1400 ही यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो गोल्ड वॉज 1400 सी आर एट द एंड ऑफ मार्च 2023। ठीक है, गोल्ड प्राइसेस फिर 25% बढ़े। तो अगर आपको सेम लेवल पे वॉल्यूम मेंटेन करना है, क्योंकि आपका जो 1400 करोड़ का गोल्ड था, 25% अगर प्राइस बढ़ गया तो वो गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ गया, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है, उसको अगर आज की डेट में आपको सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम मेंटेन करना है, तो आपको 25% ज़्यादा गोल्ड खरीदना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, नहीं समझ आएगा तो आप रिवाइंड करके देख लेना। तो इसीलिए जब आप 1400 करोड़ का 25% निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 350 या 400 करोड़ के बीच में आता है। तो इतना तो इनको मिनिमम चाहिए ही था फंड रेज करने के लिए, बिकॉज गोल्ड में प्राइस में अप्रिसिएशन आया है एंड ऑल दैट। और 100 करोड़ इन्होंने और ऊपर से एडिशनल किया है, कॉरपोरेट जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से या फिर और भी कुछ रीज़न होंगे, तो 100 करोड़ तो ऊपर नीचे हो जाता है। दैट्स वाई दे डिड द क्यू आई पी फॉर 500 सी आर। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। ठीक है। बाकी इनके अभी क्या है, कोको मॉडल में 6 to 7 स्टोर आर इन पाइपलाइन, जो मैंने पहले बताया था, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। और फोको मॉडल में 4 to 5 स्टोर्स आर इन पाइपलाइन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका आगे का प्लान कैसा है ग्रो करने का, ओके। एक और चीज़ आपको थोड़ा और समझनी पड़ेगी कि जैसे गोल्ड के प्राइसेस अगर 20 to 30% बढ़ गए हैं, तो नया स्टोर खोलने के लिए अब इनको 20 to 30% ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। बिकॉज जब आप स्टोर खोल रहे हैं, सो यू डोंट जस्ट नीड सिविल वर्क्स, आपको खाली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बैठाना है, वहाँ पे आपको गोल्ड भी खरीदना है उस स्टोर के लिए। तो जब आप वो स्टोर अब गोल्ड खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली आपको 20 to 30% ज़्यादा कैपिटल लगेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई दे डिड द क्यू आई पी। तो मेरे को लगता है कि अब इन पे क्यू आई पी के बाद 500 करोड़ रुपए आ गए हैं, और शायद अब ये अच्छे से यूज़ करें और इनके पास कैपिटल का कमी ना हो, और ये एग्रेसिवली ग्रो कर पाएँ। बिकॉज थोड़ा एक, अगर मैं रिस्क की बात कर लेता हूँ, रिस्क वाले सेक्शन में इसको डाल देता हूँ। कंपनी का मेजर प्रेजेंस अभी भी ईस्टर्न रीजन में है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्थ में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है, और वेस्ट और नीचे तो आप भूल ही जाओ। तो अभी अगर ये ईस्टर्न डोमिनेटेड कंपनी है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पे भी बात होती है। नहीं समझ आ रहा, ये नहीं कर पाए नॉर्थ में एक्सपैंड, लेट्स से
हमको तो क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हर रिस्क को देख खोल के देखना पड़ता है कि मतलब हम पैसा डाल रहे हैं तो ड्यू डिलिजेंस हमने करना है अपना। तो ईस्ट में तो अच्छा खासा प्रेजेंस है, नो डाउट, ईस्ट में नाम है, सब कुछ है, पेडिग्री है, गुडविल है, सब कुछ है, लेकिन नॉर्थ में धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि यार नॉर्थ में कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, फिर उनको सिमिलर ग्रोथ जो स्टोरी है वो रेप्लिकेट करनी पड़ेगी वेस्ट और साउथ में भी। तो ऑब्वियसली हर क्वार्टर में आके मैं रिजल्ट तो डिस्कस करूंगा ही, तो मैं आपको इंसाइट्स देता रहूँगा कि क्या क्या चल रहा है। बाकी जो इनके लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, इन्होंने सेंस नाम के ब्रांड में डाला है, लास्ट क्वार्टर में भी मैंने बताया था, उसमें परफ्यूम्स और लेदर बैग्स ये सब भी इन्होंने शुरू किया है। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है अभी भी, वो आई थिंक ब्रेक इवन भी नहीं हुए हैं जो सेंस वाले स्टोर हैं, SENNES, सेंस वाले जो उनके स्टोर्स हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, ठीक है, ये सब तो मैंने बता दिया। लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छा इंसाइट है, बहुत ही रेलेवेंट मेरे को इंसाइट ये लगा कि फॉर स्मॉलर सिटीज़ एवरेज टिकट साइज़ जो मैंने आपको बताया, एक कस्टमर जितना खर्चा करता है, एक कस्टमर जितना खर्चा करता है ऑन एन एवरेज, ज्वेलरी का प्राइस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, एक कस्टमर जितना खर्चा करता है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 70,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़ इन स्मॉल सिटीज़। तो वहाँ पे जो डिमांड आ रहा है स्मॉलर सिटीज़ में, Tier 2 Tier 3 इन सिटीज़ में, तो वहाँ पे 70,000 टू 1 लाख करोड़ 70,000 टू 1 लाख रुपीज़ के बीच में एवरेज टिकट साइज़ होता है एक कस्टमर का ओवरऑल। लेकिन बिगर सिटीज़ में ना दो रेंजेस हैं, एक रेंज है 30,000 टू 50,000 का खर्चा कर रहे हैं टिकट साइज़ में, और दूसरा 2 lakhs टू 3 lakhs का खर्चा कर रहे हैं वहाँ पे जो बिगर सिटीज़ में कस्टमर्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो 30,000 टू 50,000 वाला सबसेट है लार्जर सिटीज़ में, वो है डेली वियर वाला, और डेली वियर वाले में ही ये अपने जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, ये डेली वियर वाले में ही फोकस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो लैब ग्रोन की डिमांड है वो डेली वियर से बहुत ज़्यादा आएगी, इसीलिए भी शायद ही जो इनकी सेंस वाली ब्रांड है SENNES जो मैंने आपको बताया, इसीलिए वो डेली वेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो परफ्यूम्स हों, लेदर बैग्स हों, या फिर लैब ग्रोन डायमंड्स हों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी देखना कि लैब ग्रोन डायमंड्स किस हिसाब से इनका पिकअप होता है, क्योंकि सेल्स में बहुत अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा अगर उस हिसाब से ये करते हैं। तो वैल्यूएशन की रिस्क भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या रिस्क है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन ईस्टर्न रीजन में है। बाकी आई डोंट थिंक बताने को कुछ बचा है। वैल्यूएशंस में मुझे लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। 10-15% तो कभी भी स्टॉक गिर सकता है, वो तो आप उस चीज़ की गांठ मार के चल लो। तो देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन डिस्कस हो गए, रिस्क डिस्कस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, बिजनेस अपडेट सारा कुछ डिस्कस हो गया, QIP का भी मैंने डिस्कस कर दिया। आई डोंट थिंक कुछ बचा है डिस्कस करने के लिए। कोई भी फिर भी डाउट है आपको तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट्स में पूछ लेना, जब तक मेरे दिमाग में डेटा फ्रेश है, एंड आई विल मेक श्योर कि उस चीज़ का मैं आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करूं आपको, ताकि डाउट ना रहे इस कंपनी के बारे में बेसिकली। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।